हेलो गाइस, दिस इज जोली मिश्रा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज की ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही धांसू वीडियो होने वाली है, आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली और इसको अच्छे से समझ लिया तो आपका 5 से 10 नंबर तो फिक्स है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो 5 से 10 नंबर आपका खींच ले जा सके। उसे मतलब अगर आपने ये वीडियो देख ली और फॉलो कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपका 5 से 10 नंबर कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही है। और आपको मतलब 5-10 नंबर का एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है इसमें जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे, जो भी टॉपिक आपको बताएंगे, वो एग्जाम में 100% आने हैं। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, तो मोटिवेशन के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज की वीडियो आपका 5 से 10 नंबर लेकर बैठी हुई है, तो इसलिए जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। और हम पहले आपको बता देते हैं, हम बताएंगे कि आज की वीडियो में जो आपके पेपर के लिए, फिजिक्स के पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम क्लैरिफाई करेंगे, उनको 1 बाय 1 आपको समझाएंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने इकट्ठा किया है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका लगभग 2 से 3 नंबर लेकर बैठा हुआ है। तो जितना आप अच्छे से देखेंगे, हो सकता है कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो आपके 5 नंबर लेकर बैठे हों। 5 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर लेकर बैठा हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गॉस के प्रमेय से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, चाहे वो आपको न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, चाहे कुछ भी दे दिया जाए, या हो सकता है गॉस का प्रमेय ही पूछ लिया जाए। आपसे कहा जाएगा कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख करिए, उसके बारे में बताइए, गॉस का प्रमेय बताइए। तो ये जरूर है, मतलब ये जरूरी है। गॉस का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। हम आपको बता देते हैं याद कैसे करना है, और याद करने के साथ साथ उसको लिखना कैसे है, वहां पे प्रेजेंट कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है गॉस का प्रमेय। आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी होगी गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस महोदय ने कहा था। क्या कहा था कि किसी बंद पृष्ठ, जैसे सपोज करिए कि कोई बंद पृष्ठ ऐसे है। अब इससे किसी बंद पृष्ठ ए, इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है, ठीक है। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, यानी कि जो फाई ई होगा, ठीक है, ये उस पृष्ठ से परिबद्ध जितना आवेश है, मान लो इस पृष्ठ पे कुल आवेश क्यू है, तो इस क्यू का 1/ε0 गुना होगा। ये किसने कहा था? गॉस ने कहा था। यही गॉस का प्रमेय है। तो आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वहां पे सीधा सीधा आप गॉस का प्रमेय हेडिंग डालिए और लिख दीजिए किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। इतना लिखने के बाद आप चाहो तो इस डायग्राम को और अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा फॉर्मूला लगा दो। देखो, यहां से क्या निकल कर आता है, ये कह क्या रहे हैं कि जो फाई है ई है, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का, यानी कि जो कुल आवेश मान लिया Q है, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। 1/ε0 गुना होता है। तो मतलब क्या हो गया, फाई ई इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0, यानी कि इज इक्वल टू Q/ε0। समझ पाए? मतलब इस प्रमेय से निकल करके ये सूत्र हमारा आ रहा है। और हम पहले से ही जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटेग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब क्या हुआ कि इस पूरा मतलब निकल करके आया कि जो फाई ई होता है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स होता है, वो Q/ε0 बराबर क्लोज इंटेग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। बस यही दिखा करके आपको ऐसे लिख करके ये कर देना है। मतलब आप पहले ये लिख दो, क्या लिखो, यहाँ पे लिख देना गॉस के प्रमेय से, फिर आप ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर देना कि हमें पहले से पता है, फिर उसके लिए ये फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अतः अब यहाँ पे अतः फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0 इज इक्वल टू क्लोज इंटेग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। तो ये हो गया गॉस का प्रमेय। अगर गॉस का प्रमेय आपके एग्जाम में आता है, और आएगा भी गॉस का प्रमेय आपके एग्जाम में, तो आप इतना लिख दोगे पर्याप्त होगा। इतना
इतना लिख जब आप दोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका नंबर वो काट ले। ठीक है, तो ये रहा हमारा गॉस का प्रमेय। याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये दिमाग में बैठा लो। और पहले से हमें पता ही है कि फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, यानी कि क्या हो गया, और यहां से निकल कर क्या आ रहा है, फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, क्योंकि Q का वो 1/ε0 गुना होता है। और एक चीज यहाँ पे, एक चीज और, ये जो अब इतना लिखने के बाद आप लिख दो जहां जहां ε0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है, ऐसे आप लिख देना। ठीक है, क्या लिख देना, इतना लिखने के बाद एक लाइन नीचे लिख देना कि जहां ε0 वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, इतना आप लिख दोगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और सिद्धांत की ओर, एक और प्रमेय की ओर, या एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पेपर के लिए, उसकी ओर बढ़ते हैं। किरचॉफ का नियम भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, तो अब हम किरचॉफ के नियम की अगर बात करें तो किरचॉफ के दो नियम थे। एक नियम था वैद्युत परिपथ से रिलेटेड नियम और दूसरा नियम था वोल्टता से संबंधित नियम। तो आपसे जब कहे कि किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी नियम लिखिए, या प्रथम नियम लिखिए, या धारा नियम लिखिए, या संधि नियम लिखिए, तब आप ये प्रथम नियम लिखोगे। लेकिन अगर वोल्टता नियम, अगर बंदपाश नियम वगैरह बोले, तब आप सेकंड लॉ लिखोगे। अभी हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं, दोनों एकदम समझा देते हैं आपको। तो पहले हम देख लेते हैं प्रथम नियम क्या होता है। देखिए, प्रथम नियम क्या होता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में, कोई भी आप वैद्युत परिपथ ले लो, किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि का मतलब क्या हो गया कि जहां पे दो धाराएं आपस में मिले, सपोज ये संधि है तो एक धारा ये हो गई, एक धारा ये हो गई, तो जहां मिल रही है यानी कि इस पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है, तो ये संधि हो गई। ठीक, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू शून्य होता है। मतलब क्या है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में, किसी भी संधि पर, जहां पर, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जहां कहीं भी दो धाराएं आपस में मिलती हैं, वहां पर धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। ठीक है, क्या हो गया, इस नियम के मतलब अनुसार क्या हो गया, किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। यानी कि क्या हो गया कि जहां भी दो धाराएं आपस में मिल रही हैं, या दो से अधिक धाराएं मिल रही हैं, वहां जब आप धाराओं का बीजगणितीय योग करोगे तो आपको शून्य ही मिलेगा। जैसे अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा, इसके अनुसार क्या हो गया, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये इस नियम के अनुसार, ठीक है, प्रथम नियम के अनुसार। अब मान लो जैसे हमारा ये संधि हो गई, एक धारा ऐसे आ रही है, एक धारा ऐसे जा रही है, एक धारा ऐसे और एक धारा ऐसे जा रही है। मान लो ये I1 हो गई और ये I2 हो गई, ये I3 हो गई, ठीक है, और ये I4 धारा हो गई। ठीक है, इस तरीके का चित्र आप एग्जाम में बना भी दीजिएगा, इस तरह का चित्र आप एग्जाम में जरूर बनाइएगा। नंबर बहुत, मतलब टीचर जब देखेगा कि हाँ चित्र वित्र बना है, तो वो नंबर अच्छे से अच्छा आपको नंबर देगा। तो चित्र जरूर बनाइएगा। अब देखो, ये हमारा संधि हुआ, ये पॉइंट संधि हुआ, क्योंकि यहाँ पे चार धाराएं आपस में मिल रही हैं, दो निकलने वाली और दो आने वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो चिन्ह परपाटी के अनुसार हम जानते हैं कि जो संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होती है उन्हें पॉजिटिव लिया जाता है, और जो संधि से दूर जाती हैं उन्हें नेगेटिव लिया जाता है। मतलब क्या हो गया कि ये I1 आ रही है, यानी कि I1 पॉजिटिव लिया जाएगा, I3 आ रही है, यानी I3 को भी पॉजिटिव लिया जाएगा। अब देखो, संधि से दूर जाने वाली धाराओं में I2 दूर जा रही है, यानी कि I2 को नेगेटिव लिया जाएगा, और I4 दूर जा रही है, I4 को भी नेगेटिव लिया जाएगा। इनका जो योग होगा वो 0 होगा, यही ये नियम कहता है। यानी कि क्या हो गया, I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। मतलब क्या हुआ, आप इस तरीके का चित्र बना दीजिएगा, इसको लिखिएगा और फिर ये लिख दीजिएगा। ठीक है, बॉक्स मत बनाइएगा, बॉक्स नीचे वाले में बनाइएगा, ऊपर वाले में मत बनाइएगा। और सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 जरूर दर्शा दीजिएगा। और आपसे पूछे जब, तो आप लिख दीजिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का वैद्युत परिपथ संबंधी नियम है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर या किसी भी जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। अर्थात
सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। इस तरीके का चित्र बना दीजिएगा और लिख दीजिएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक ली जाती हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। इसलिए आप फिर उसके बाद ऐसे लिख दीजिएगा, है ना, इसलिए का चिन्ह लगा के ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद अतः, फिर अतः लिख करके ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपको पूरा नंबर मिलने के चांसेस हैं और पूरे नंबर मिलेंगे भी। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब हम आपको एक चीज और बता दें जो एग्जाम में इस टॉपिक से पूछा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संधि पर जितना आवेश आ रहा है उतना निकल रहा है ना, जितनी धाराएं आ रही हैं, जैसे ये हमारा पॉइंट हो गया, जैसे ये हमारा पॉइंट है, तो इसमें जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी धारा निकल भी जा रही है। उतनी धारा निकल रही है या नहीं निकल रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश चला भी जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि ये जो सिद्धांत है ये किसके अनुसार हो रहा है, इसी सिद्धांत के अनुसार। अर्थात ये सिद्धांत क्या बताता है, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत बताता है, आवेश संरक्षण का बताता है नियम, है ना, कि जितना धारा आएगी उतना चली जाएगी और जितना आवेश आएगा उतना, अर्थात जितना आवेश आएगा उतना आवेश चला जाएगा। धारा और आवेश समझ पा रहे होंगे उसके बीच का संबंध, है ना, जितनी धारा आ रही है उतनी धारा चली जा रही है, अर्थात जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश भी चला जा रहा है। यानी कि ये नियम आवेश संरक्षण का मतलब आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का वैद्युत परिपथी नियम या किरचॉफ का संधि नियम किस संरक्षण का किस संरक्षण का मतलब पालन करता है या किस नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण का कि आवेश संरक्षण का। ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो आप किस पे टिक लगाओगे, आवेश संरक्षण के नियम पे। आवेश संरक्षण का नियम ये पालन करता है, ये नियम फॉलो करता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आप देख रहे होंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता संबंधी नियम, किरचॉफ का वोल्टता संबंधी नियम भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किरचॉफ का वोल्टता संबंधी नियम परिभाषित करिए या उसके बारे में बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं होता क्या है द्वितीय नियम। किसी वैद्युत परिपथ में, किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक, मान लो ये वैद्युत परिपथ है, किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश, अब देखो इसमें बंद पाश क्या होता है, ये एक बंद पाश हो गया, ठीक है, और ये एक बंद पाश हो गया। बंद पाश का मतलब बंद हो, जो पूरा बंद हो चारों तरफ से, ठीक है। बंद पाश के विभिन्न खंडों में, बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि एक धारा ये प्रवाहित हो रही है, एक धारा ये प्रवाहित हो रही है, एवं उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, यानी कि इस धारा का संगत प्रतिरोध ये है, इसका संगत प्रतिरोध ये है, इसका संगत प्रतिरोध ये हो गया। गुणनफल का बीजगणितीय योग, माने जो गुणनफल होगा उसका जो बीजगणितीय योगफल करेंगे उस पाश में, यानी कि उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अर्थात क्या हो गया, क्या कह रहा है कि किसी बंद पाश में, किसी भी वैद्युत परिपथ के किसी भी बंद पाश में, ठीक है, प्रत्येक बंद पाश में, किसी भी बंद पाश में के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है वो उस पाश में लगाए गए वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही चीज तो कह रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख सकते हो अर्थात करके, ठीक है, अर्थात सिग्मा आई इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, यानी कि वैद्युत वाहक बल, है ना। तो अगर आपसे किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछा जाए तो आप ये लिख दो, उसके बाद ये दर्शा दो और उसके बाद ये सुंदर सा चित्र बना दो, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलना तय है। देखो इस चित्र में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध, ये R3 प्रतिरोध हो गया, ये A सिरा है, ये B सिरा है। यहाँ से I1 धारा चल रही है, यहाँ पे वैद्युत वाहक बल E1 है, यहाँ पे I2 धारा चल रही है, ये वैद्युत वाहक बल E2 लगा हुआ है और ये दोनों धाराएं आकर के यहाँ पे मिल जा रही हैं जो I1 प्लस I2 हो जा रहा है। यानी कि क्या हो गया, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल, ठीक है, बीजगणितीय योगफल उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। हम पूरी संभावना है कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जितनी धारा बह रही है और उसके संगत जितने प्रतिरोध हैं दोनों का गुणा कर दो और सबको जोड़ दो,
सबको जोड़ दो तो वो जो है जितना आपने वैद्युत वाहक बल लगाए हैं उसके बीजगणितीय योगफल के बराबर आपको मिलेगा। यही ये नियम कह रहा है। और ये नियम जो है, ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है और प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। ये दोनों क्लियर रखिएगा। किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम, संधि नियम वगैरह वगैरह, वैद्युत परिपथी नियम भी कहते हैं। और किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता संबंधी नियम होता है, क्योंकि इसमें वोल्टता के बारे में बताया जाता है आपको, है ना। अब क्लियर हो गया होगा किरचॉफ का द्वितीय नियम और प्रथम नियम क्या होता है, कैसे होता है। और याद रखिए, अगर ये क्वेश्चन आए, अगर पूछा जाए तो आप ये चित्र जरूर बनाइएगा, इससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। किरचॉफ के द्वितीय नियम को पाश का नियम भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाश का नियम का उल्लेख करिए, तो आपको समझ जाना है कि वो किरचॉफ के द्वितीय नियम यानी कि वोल्टता संबंधी नियम की बात कर रहा है। और तुरंत से आपको ये चित्र बढ़िया सा बनाना है और आपको ये लिख देना है। और ये सूत्र बिना लिखे आप मानिएगा नहीं। और ऊर्जा संरक्षण के बारे में जरूर लिख दीजिएगा और ब्लैक पेन से लिखिएगा, ताकि मजा आ जाए और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, तो अब हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, उसको भी क्लियर कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एम्पियर का परिपथी नियम होता क्या है। देखो, एम्पियर का परिपथी नियम चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल क्लोज इंटेग्रल वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। मतलब क्लोज इंटेग्रल वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट I। मतलब क्या है इसका, कि ये जो बंद वक्र है इससे I धारा गुजर रही है, इसकी त्रिज्या समथिंग R है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम P ले लें तो चुंबकीय प्रेरण ऊपर की ओर लगेगा और साथ ही साथ जो वेक्टर डीएल है वो ऊपर की ओर होगा, है कि नहीं। और ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये चित्र जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये पूरा चीज को डिफाइन कर देता है इसको। ठीक है, तो देखो, कहता एम्पियर का परिपथी नियम सिर्फ इतना ही कहता है कि क्लोज इंटेग्रल वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। मतलब क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर बी का जो रेखीय समाकल होता है किसी बंद वक्र के लिए, ठीक है, मतलब वेक्टर बी का जो रेखीय समाकल होता है, ठीक है, वेक्टर बी का रेखीय समाकल किसी बंद वक्र के लिए यानी कि क्लोज इंटेग्रल के लिए, वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। आई का जितना, मतलब जो धारा उस बंद वक्र से बहती है उसका म्यू नॉट गुना होता है। सीधे सीधे एम्पियर क्या कहते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण जो होता है किसी बंद वक्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का जो रेखीय समाकल होता है ना, रेखीय समाकल होता है, वो उस बंद वक्र से बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। और जहां पर ये जो म्यू नॉट होता है ये निर्वात की चुंबकशीलता होता है। क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता होता है। मतलब क्या हो गया, आप समझ में आ गया होगा आपको कि एम्पियर का परिपथी नियम कहता क्या है। सिर्फ इतना कहता है कि वेक्टर बी का जो रेखीय समाकल होता है वो उस वक्र से, जिस क्षेत्रफल के लिए या बंद वक्र जिसके लिए भी आप वेक्टर बी का रेखीय समाकल कर रहे हो, उससे जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका म्यू नॉट गुना होता है। सिर्फ इतना ही क्या कह रहा है एम्पियर का परिपथी नियम कि जब आप रेखीय समाकल करोगे, ठीक है, जिस वक्र के लिए या जिस भी क्षेत्र के लिए, उसमें जितनी धारा बह रही है उसका म्यू नॉट गुना उसका रेखीय समाकल होता है। बस इतना ही ये एम्पियर का परिपथी नियम कहता है। अब इसको मतलब अच्छे से लिखना, प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। याद तो सभी कर लेते हैं, प्रेजेंट कौन कितना अच्छा कर पाता है उसी पे नंबर डिपेंड करता है। तो प्रेजेंट करने के लिए हमने लिख दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, सीधा सीधा आप लिखो एम्पियर का परिपथी नियम, हेडिंग डालो, फिर लिख दो इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल क्लोज इंटेग्रल, क्योंकि बंद वक्र है इसलिए क्लोज इंटेग्रल होगा, वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा, मतलब जितनी धारा उससे प्रवाहित हो रही है, यानी कि देखो ये धारा जा रही है इस बंद वक्र के अंदर, उतनी ही निकल रही है ना, प्रवाहित नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। फिर आप ये
फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप नीचे लिख दोगे जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। एम्पियर का परिपथी नियम जब भी आप लिखोगे, ये चित्र अवश्य बनाना, क्योंकि ये बनाना जरूरी होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे लिखोगे समझ में नहीं आएगा, जब ये चित्र बना दोगे एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस या पूरे नंबर मिलने के चांसेस होंगे। तो इसलिए ये चित्र जरूर बनेगा। और इसकी जो मतलब जो हम बंद वक्र लिए हैं उसकी त्रिज्या r है ये, और ये p पॉइंट है, वेक्टर dl हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण ऊपर की ओर लग रहा है, धारा I जितनी प्रवेश करी उतनी निकल जा रही है ना, नेट धारा हो जा रही है। तो ये रहा एम्पियर का परिपथी नियम, कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। मतलब कोई बंद वक्र ले लो, एम्पियर का नियम इतना ही कहता है, कोई बंद वक्र ले लो, उसका उसमें जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण लग रहा है, उसमें जितने भी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण लग रहा है उसका रेखीय समाकल जो होगा वो उस क्षेत्रफल में या उस बंद वक्र में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथी नियम कहता है। ये तो कंफर्म है कि गॉस का प्रमेय, किरचॉफ का प्रथम नियम या द्वितीय नियम और एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथी नियम अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप पूरा अच्छे से लिखोगे और पूरे के पूरे नंबर लाओगे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर एक बार देखने में समझना है तो बार बार देखिएगा, और जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके पेपर के लिए, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।